हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सौरभ कुमार आप लोग को संस्कृत पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी कारणवश से मैं ऑफलाइन टीचिंग अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की अभी पाबंदी है और मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है। इसलिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किया हूँ। तो जितने भी 10th क्लास के सभी बच्चे हैं जिसको संस्कृत से डर लगता है, तो आप बिल्कुल डरना नहीं और एकदम मन लगा करके पढ़ाई करना है। इसके लिए आपको मैं डेली लाइव क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डेड क्लास दिया करूँगा और आपको डेली घर में मेहनत करना होगा इसके लिए। और मैं आपको ग्रामर सेक्शन और पुस्तक दोनों का पूरा कंप्लीट वीडियो दूंगा और फुल कंटेंट के साथ। जो कंटेंट आप ऑफलाइन में लेते थे वही कंटेंट आपको ऑनलाइन में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10th क्लास में व्याकरण और पुस्तक दोनों से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसमें कि 50% व्याकरण का होता है और 50% पुस्तक का वेटेज होता है। मतलब किताब से जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, ये सब मिलाकर करके 50% इसका वेटेज होता है और 50% पुस्तक का और 50% व्याकरण का। तो व्याकरण में देखिए हम लोग को पढ़ना क्या क्या है आज, तो देखते हैं। व्याकरण में सबसे पहले हमको पढ़ना है, व्याकरण में पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ण, उसके बाद पढ़ेंगे संधि, उसके बाद पढ़ेंगे समास, उसके बाद पढ़ेंगे धातु प्रक्रम, इसी को धातु रूप भी कहते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे शब्द रूप, शब्द रूप के आगे पढ़ेंगे कारक प्रक्रम, कारक प्रक्रम में भी कर्ता कर्ताने क्रम को करणशः ये सब वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विभक्ति, इसी के अंदर विभक्ति भी आती है। विभक्ति पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे उपसर्ग, उपसर्ग के बाद प्रत्यय के बाद फिर फाइनली हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। और अनुवाद कंप्लीट होने के बाद आप लोग खुद निबंध और पत्र लेखन खुद से करने लगेंगे। इतना आपका उस समय क्षमता हो जाएगा आपके अंदर कि इतना पढ़ लिए रहेंगे कि खुद से, और मैं खुद भी बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है पत्र लेखन। और उसके बाद पुस्तक का 50% जो है सब पुस्तक का जितना भी होता है, कविता का अर्थ, श्लोक का अर्थ लिखवाऊंगा, अर्थ समझाऊंगा, ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा, और जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा। बस सिर्फ आपको एक एक काम करना है। एक छोटा सा नोटबुक लेना है, नोटबुक, और उसको एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है और घर में मन लगा करके पढ़ना है। बस यही काम है आप लोग का। चलिए, तो इसी के साथ बिना टाइम गवाए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में 50% से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी 25 को ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहता है और 25 ऑब्जेक्टिव रहता है इससे। ठीक है, यदि इस बार 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा तो अगर 100 नंबर का 100% ऑब्जेक्टिव दिया तो उसमें 50% ये व्याकरण से रहेगा और 50% पुस्तक से। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण। आज छोटा, ज़्यादा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा, छोटा टॉपिक व्याकरण में छोटा डिस्कस करूँगा। 1 मिनट आप लोग इसका चैप्टर का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आप मिटाते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण। आप कई लोगों को पता होगा कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वर्ण। हिंदी व्याकरण का भी पार्ट है और यह संस्कृत व्याकरण में भी सबसे पहला है। जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते तो पहले ABC सीखते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहला प्रारंभिक जो होता है वह व्याकरण का वर्ण से ही स्टार्ट होता है। और इसमें हम लोग वह ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ अलग अंदाज से व्याकरण। अब वर्ण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं वर्ण डिफिनेशन मैं बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन में इस सबका जितना भी नोट्स है सबका टेलीग्राम पे दे दूंगा, अपने चैनल टेलीग्राम पे सबका नोट्स है बना हुआ, हैंड रिटन नोट्स। अब वर्ण बोलता है, वर्ण
वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। होता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मतलब अपने भाषा में समझिए तो ध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज़। आम भाषा में बोले तो आवाज़। बोलता है आवाज़ का वह टुकड़ा, ठीक है, जिसको दोबारा टुकड़ा न किया जा सके। आवाज़ का वह टुकड़ा जिसको फिर पूरा टुकड़ा न किया जा सके, उसी को कहते हैं वर्ण। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। अब हम किसी आवाज़ को बोलते हैं ऐसा आवाज़ है उसका दोबारा टुकड़ा न कर सके, उसी को वर्ण बोलेंगे। और इसी को किताबी भाषा में लिख दिया जाता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े, खंड मतलब क्या होता है तोड़ना, और टुकड़ा मतलब भी तो टुकड़ा हो भी करता है, ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं बाबू, देखो एक स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण, कई बच्चे इसको स्वर में लिख देते हैं, तो स्वर नहीं होता है बाबू, स्वर वर्ण। दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण, दूसरा हमारा होता है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये तो सभी लोग पढ़े होंगे बचपन से ही, ठीक है। स्वर वर्ण में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो पूछा गया है क्वेश्चन कि संस्कृत वर्णमाला में दो वर्णमाला होती है, एक हिंदी एक संस्कृत, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या, कुल मतलब टोटल, कुल वर्णों की संख्या 46 होती है, परंतु अगर हिंदी की बात हम करें तो उसमें 44 होती है, 2 का अंतर आता है मात्र। हिंदी की हम बात कर रही है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। और ये संस्कृत वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 44 होता है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में 46। अब होता कैसे है सर, तो देखिए आगे चलते हैं। स्वर्ण वर्ण जो होता है वह 13 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या जो होती है, संस्कृत वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वह 13 होती है, और व्यंजन वर्ण का जो संख्या होता है वह 33 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है वह 33 और यहाँ 13, ठीक है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और 13, ठीक है। परंतु इसी में 2 कम हो जाता है हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का 2 कम हो जाता है, और यह फाइनली कितना बचता है 11 -2। इसी का 2 कम हो जाता है और 11 बचता है हिंदी वर्णमाला का। इसीलिए देखिए 11 प्लस 33 हो गया 44, 13 प्लस 33 46, तो हिंदी में 44 और संस्कृत वर्णमाला में 46। तो संस्कृत वर्णमाला का ऐसे क्वेश्चन बनता है, संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 46, संस्कृत वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है 13, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है 33, ठीक है। अब देखिए आगे, स्वर्ण वर्ण का भी प्रकार होता है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे नहीं, क्योंकि बेसिक बच्चे में तो जितना यही जानना रहता है हम लोग को, लेकिन आगे अभी थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण का भी 2 प्रकार होता है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण का 2 प्रकार होता है, पहला होता है हरस्व स्वर्ण, हरस्व स्वर्ण, इसको बोलते हैं हरस्व स्वर्ण, या फिर इसी का नाम है मूल स्वर्ण, हरस्व स्वर्ण। देखो क्या लिखे हैं, हो लिखे ऐसे, और इसके नीचे रो, जैसे कि हम लोग प्रेम लिखते हैं ना, प्रेम, तो प लिख करके रो ऐसे देते हैं प्रेम, उसी प्रकार से हो लिखे हैं, उसके नीचे ऐसे हो रो दिए, ठीक है। हरस्व स्वर या मूल स्वर पहला। दूसरा इसका प्रकार होता है, स्वर्ण वर्ण का दूसरा प्रकार होता है हरस, पहला होता है हरस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। देखो स्वर संधि नहीं बोल रहे हैं, संधि स्वर, एकदम ध्यान से पढ़ना। संधि स्वर या दीर्घ स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर। देखिए वर्ण होते हैं, वर्ण 46 होते हैं टोटल। वर्ण 2 प्रकार का, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार का, कौन कौन, तो पहला हरस्व स्वर, दूसरा हरस्व स्वर का दूसरा नाम, यानी कि जैसे कि एगो स्कूल का नाम अलग रहता है, एगो दोस्त मान लो का अलग नाम रख देता है, उसी प्रकार से आदमी एक के नाम अलग, एगो स्कूल का एगो घर का, एगो स्कूल का एगो घर का, ठीक है। अब यहाँ देखो ये स्कूल का नाम, ये घर का नाम, इसी का आदमी एक के है, ठीक है। अब देखो हरस्व स्वर और इसी का दूसरा नाम है मूल स्वर, उसी प्रकार से ये भी आदमी एक के, लेकिन एगो स्कूल का एगो घर का, तो स्कूल का नाम संधि स्वर, घर का नाम दीर्घ स्वर, आदमी एक के एगो, चाहे दीर्घ स्वर बोल दो चाहे संधि स्वर बोलो, तो आदमी एक के एगो आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो व्यंजन वर्ण,
व्यंजन वर्ण क्या होता है सर? तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन बोलो, स्पर्श वर्ण बोलो, स्पर्श वर्ण, पहला स्पर्श वर्ण। दूसरा, पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतःस्थ, ओ आधा नो तो विसर्ग, अंतः आधा सो थ विसर्ग, अंतःस्थ, अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण। बोल भी रहा हूँ, अगर दिखना रहा हो तो लिख लीजिए, ओ आधा नो तो विसर्ग, अंतः आधा सो थ विसर्ग, थ, अंतःस्थ वर्ण दूसरा होता है। और तीसरा इसका होता है उष्मीय वर्ण, ओ आधा सो मदीर्घी का यो, उष्मीय, उष्मीय वर्ण, उष्मीय वर्ण 3 होता है सर इसका। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार? 3। पहला अंतः स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतःस्थ वर्ण, तीसरा उष्मीय वर्ण, तीसरा उष्मीय वर्ण। अब देखिए स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण क्या है सर? स्पर्श व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, उष्मीय वर्ण। ठीक है, एक बार फिर से, वर्ण कितना है? वर्ण 46 है सर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण 13 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। और स्वर्ण वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर और मूल स्वर, हर्ष स्वर और मूल स्वर। और इसके भी 2 प्रकार, इसका देखिए, इसका 2 प्रकार है। तो पहला का नाम है हर्ष स्वर और मूल स्वर, दूसरा का नाम है संधि स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसका कितना होता है सर? जैसे इसमें 33 है ना, तो देखो 33 में इसमें 5 गो जो होता है, 33 में 5 वर्ण जो होता है वो मूल स्वर का होता है। 33 में कितना? 13 है ना, 13 में जो मूल स्वर का होता है वह 5 होता है। स्वर्ण वर्ण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। और स्वर्ण वर्ण में दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। तो टोटल कितना हुआ? 8 और 5 13 हो गया ना। तो देखिए ध्यान से, हर्ष स्वरों की संख्या 5, संधि या दीर्घ स्वरों की संख्या 8, उसके बाद व्यंजन स्वर टोटल 33 है। कैसे पुरता है सर? तो गिनाते हैं, देखिए इसमें होता है 25, 25। स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25, 25 जिसको बोलते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25, 25। अंतःस्थ वर्णों की संख्या होती है 4, अंतःस्थ वर्णों की संख्या होती है 4। उष्मीय वर्णों की संख्या होती है 4, उष्मीय वर्णों की संख्या भी क्या होती है? 4। ठीक है, तो 25 है 4, 29, 29 है 4, 33 उड़ गया ना। अब इसका डिफिनेशन आपको सर बोलोगे, सर इसका डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, परंतु नॉलेज के हिसाब से जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF हैंड रिटन नोट्स इसका बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उसको उतार लीजिए। और यहाँ केवल और केवल समझने का काम करना है, यहाँ केवल और क्या करना है? समझने का काम। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, वर्ण, वर्ण के क्या बोलते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। अब वर्ण 2 प्रकार के होता है, जैसे स्वर्ण, पहला होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक हर्ष स्वर, दूसरा मूल स्वर, एक हर्ष स्वर, दूसरा मूल स्वर। ठीक है, एक हर्ष स्वर और इसी का दूसरा नाम है मूल स्वर, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, इसका स्वर स्वर हर्ष स्वर और इसी का दूसरा नाम है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर और इसका दीर्घ स्वर। संधि स्वर का ही दूसरा नाम है दीर्घ स्वर। तो 2 प्रकार के होते हैं स्वर्ण वर्ण, पहला हर्ष स्वर या मूल स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर। उसके बाद आते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण होता है 3 प्रकार का, कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन बोलिए चाहे स्पर्श वर्ण बोलिए। ठीक है, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उष्मीय व्यंजन। व्यंजन बोलिए चाहे वर्ण बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन का प्रकार है इसीलिए इसके पीछे कभी कभी व्यंजन लिख देता है, वर्ण ना लिख करके व्यंजन लिख देता है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सेम है दोनों। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, उष्मीय व्यंजनों की संख्या होती है 4। ठीक है, तो देखिए फिर से एक और बता देते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 46, संस्कृत वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या 33, स्वर्ण वर्णों की संख्या 13, व्यंजन वर्णों की संख्या 33। उसके बाद मूल स्वरों की संख्या 5, संधि स्वरों की संख्या 8, संधि बोल दे चाहे दीर्घ स्वर बोल दे, कभी कभी इसको संधि न बोल करके दीर्घ बोल देता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8, मूल स्वर बोल दे चाहे हर्ष स्वर बोल दे, इसकी संख्या 5। उसके बाद देखिए व्यंजन, व्यंजन टोटल 33, 33 में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? इधर 33 हो गया, इधर 13 हो गया। अब बोलोगे सर ये 5 में कौन कौन आता है सर, ये 8 में कौन कौन आता है, ये 13 में कौन कौन आता है, ये 33 में कौन कौन आता है, ये 25 में कौन आता है, 4 में कौन आता है, कौन आता है, तो सब बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही क्लास रखता हूँ। ठीक है, आज फर्स्ट डे है इसीलिए आज इतना ही पढ़िए।
नेक्स्ट डे मैं सबका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन समझाऊंगा। शॉर्ट वर्ण किसको बोलते हैं, व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ह्रस्व स्वर, मूल स्वर किसको बोलते हैं, संधि स्वर या दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं, ठीक है। स्पर्श स्वर, स्पर्श वर्ण किसको बोलते हैं, उसमीय वर्ण किसको बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण किसको बोलते हैं। और इसके अंतर्गत ये 13 में कौन कौन वर्ण आता है, ये 5 में कौन कौन वर्ण आता है, 8 में कौन कौन वर्ण आता है, 33 में कौन कौन वर्ण आता है, 25 में कौन कौन, और 4 और ये 4 में कौन कौन वर्ण आता है, इसकी मैं कल बात करूँगा, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। आज बहुत छोटा क्लास लिया मैंने, धीरे धीरे आपको सब टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। आज पहला दिन था इसलिए मैंने छोटा क्लास लिया और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आपको देना था, ठीक है। तो सभी बच्चे मन लगा के पढ़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 90% आपका नंबर संस्कृत में कोई नहीं काटेगा। और मैं आज से पढ़ाने रहा हूँ, मैं पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और 3 वर्षों में यह मैं देखा और रिजल्ट अपने द्वारा जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं उसमें से कई बच्चे 90+ और कई पहले इस साल यानी कि लेटेस्ट बता रहा हूँ जो 23 का एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें 2 बच्चे 96% मार्क्स लाए हैं और बाकी 90 तो बहुत है और 85+ तो अनगिनत है, ठीक है। तो आप लोग भी बढ़िया से मेहनत कीजिए, मन लगा कर मेहनत कीजिए। मेरा सिर्फ कंटेंट रहेगा लेकिन मेहनत आपका है। जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 100 नंबर का संस्कृत है। अगर आप इसमें 95 या 96 लाते हैं तो 400 आने का संभावना और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो 400 लाने की संभावना 450 आ जाएगा आपका। और जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना अच्छा आपके माता पिता खुश होंगे, आपका नाम होगा, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। सगड़ आपका ही नाम होगा। इसलिए मेहनत करना है और इधर उधर दिमाग लगाना नहीं है। केवल ऑनलाइन अगर क्लास चल रहा है तो ऑनलाइन मोबाइल यूज करना है केवल पढ़ने के लिए, बाकी इधर उधर दिमाग लगाने का काम नहीं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। ऐसा बात नहीं कि मैं बड़ा टीचर हूँ, कोई बड़ा टीचर नहीं, नॉर्मली टीचर हूँ। लेकिन इतनी है कि मैं आपको बता सकता हूँ, क्षमता है कि बता सकता हूँ और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बस मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।